नमस्कार दोस्तों, आप स्वागत है अध्ययन पाठशाला एकेडमी में। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक। इसमें जो बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे लिया गया है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए लिया गया है और आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आप क्लास 12 और क्लास 10th क्लास 11 मतलब यदि आप क्लास 9th 10th 11 12th की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और यहाँ से जो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आप सब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा और आप अपनी तैयारी को जांचें कि हम कहाँ पे हैं, हमारी तैयारी कितना हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके सामने स्क्रीन पर आ गया है, इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन जो है कि शुक्र जनन की प्रक्रिया के बाद कितनी अगुणित कोशिकाएं बनती है। पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों आप सबके सामने आ गया है कि शुक्र जनन जो होती है, शुक्र जनन की प्रक्रिया के बाद कितनी अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी 4, 0 और 1। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है। तो दोस्तों, इसमें से जो आपका राइट आंसर है बस शुक्र जनन की प्रक्रिया के बाद कितनी अगुणित कोशिकाएं बनती है, जो अगुणित कोशिकाएं बनती है वह 4 बनती हैं। तो इनमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें आपका जो शुक्र जनन होती है वह अगुणित कोशिकाएं 4 बनती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप सबके सामने है कि शुक्राणु के अग्रपिंडक होता है क्या। शुक्राणु के जो अग्रपिंडक होता है जिसे हम बोलते हैं एक्रोसोम, एक्रोसोम में क्या पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो वसा, ऑप्शन नंबर बी पाचक एंजाइम, गोल्गी काय और कार्बोहाइड्रेट। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, इसका जवाब आप सब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, इसका जो शुक्राणु होता है जो अग्रपिंडक के नाम से जाना जाता है, जिसे हम एक्रोसोम भी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाचक एंजाइम। जो आपका शुक्राणु का अग्रपिंडक होता है उसमें आपका पाचक एंजाइम पाया जाता है। तो इनमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सबके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 है कि शुक्राणु के किस भाग में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। क्या पूछा जा रहा है कि शुक्राणु के किस भाग में आनुवंशिक पदार्थ जिसे बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। ऑप्शन नंबर ए है मध्य भाग, ऑप्शन नंबर बी टेल, ऑप्शन नंबर सी शीर्ष और ऑप्शन नंबर डी संपूर्ण भाग। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें आपका जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए जिसमें उपस्थित होता है वह आपका शीर्ष भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो शुक्राणु के किस भाग में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप सबके सामने। शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु का आपका जो मिडिल पार्ट होता है, मिडिल पार्ट में क्या पाया जाता है। शुक्राणु के मिडिल पार्ट में क्या पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, ईआर या एंजाइम। तो इनमें से दोस्तों क्या कौन सा ऑप्शन सही है, क्या पाया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो शुक्राणु होता है, जो स्पर्म होता है, जो उसका मिडिल पार्ट होता है, उसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप सबके सामने कि अंड जनन की प्रक्रिया में कौन सी अवस्थाएं होती है। जो आपकी अंड जनन की प्रक्रिया है इनमें कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती है ना, कि अन्न जनन की प्रक्रिया में कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती हैं। वृद्धि अवस्था, ऑप्शन नंबर ए गुणन अवस्था, परिपक्वन अवस्था या ये सभी। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर। जो आपको अन्न जनन की प्रक्रिया होती है इनमें आपको वृद्धि अवस्था भी देखने को मिलता है, गुणन अवस्था भी देखने को मिलता है और परिपक्वन अवस्था भी देखने को मिलता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मतलब ये सभी पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 6 आप सबके सामने कि ध्रुवीय कोशिकाओं का निर्माण किस प्रक्रिया में होता है। क्या क्वेश्चन नंबर 6 है कि ध्रुवीय कोशिकाओं का निर्माण किस प्रक्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर ए अंड जनन, ऑप्शन नंबर बी शुक्र जनन और ऑप्शन नंबर सी युग्मक जनन और शुक्र कायांतरण। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं, ध्रुवीय कोशिकाओं का निर्माण आपका अंड जनन प्रक्रिया में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कि अंड जनन में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है। क्या अंड जनन जो होता है, अंड जनन में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अंड जनन में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है। द्वितीय ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने कि द्वितीय ध्रुवीय कोशिका में देखने को मिलता है, या प्रथम ध्रुवीय कोशिका में, या प्रथम अंड कोशिका में, या द्वितीय अंड कोशिका में। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो आपका अंडजनन होता है प्राथमिक अंड कोशिका में विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आप सबके सामने कार्पस ल्यूटियम कहाँ पाया जाता है। जो कार्पस ल्यूटियम होता है कहाँ पाया जाता है। कार्पस ल्यूटियम कहाँ पाया जाता है। गर्भाशय में पाया जाता है कि वजाइना में, या अंडाशय में, या थाइमस में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका जो कार्पस ल्यूटियम होता है या अंडाशय में देखने को मिलता है, अंडाशय में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफियन पुटिका से कौन सी संरचना बनती है ना। क्वेश्चन नंबर 9 आप सबके सामने है कि कह रहा है कि अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफियन पुटिका में से कौन सी संरचना बनती है। कार्पस ल्यूटियम बनता है कि कार्पस एल्बिकेंस बनता है, या कोरोना इरेडिएटा बनता है, या जोना पेल्यूसिडा बनता है। तो इसमें आपको देखने की कोशिश करेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जो अंडोत्सर्ग के बाद जो ग्राफिका पुटिका होती है, ग्राफियन पुटिका होती है, वह आपको उसमें कार्पस ल्यूटियम की संरचना देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है कि अंडोत्सर्ग स्त्रियों में किन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। क्या जो आपका अंडोत्सर्ग है, ओवरीज है, वह स्त्रियों में किन हार्मोन के द्वारा स्रावित होता है। केवल एलटीएच के द्वारा, एफएस और एलएच के द्वारा, एलटीएच और टीएसएच के द्वारा, एडीएच और एलएच के द्वारा। तो इनमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एफएसएच और एलएच के द्वारा यह हार्मोन जो होता है इसे नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों आप सबके सामने कि मासिक चक्र के पश्च क्या मासिक चक्र के पश्च अंडोत्सर्गीय अवस्था कितने दिनों में की होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि मासिक चक्र की पश्च अंडोत्सर्गीय अवस्था कितने दिनों की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 से 5 दिन, आप 15 से 28 दिन, 6 से 15 दिन और 1 से 10 दिन। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो, जो मासिक चक्र आपको देखने को मिलता है इसे बोलते हैं पीरियड साइकिल, या 28 दिन का होता है। तो इसमें जो आपका अंडोत्सर्गीय अवस्था होता है 15 से 28 दिन का होता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आप सबके सामने कि अंडवाहिनी की रोमाभिकीप क्या इसमें पूछा जा रहा है कि अंडवाहिनी की रोमाभिकीप जो इसे बोलते हैं इनफैंडिबुलम पर अंगुली नुमा उभारों को क्या कहते हैं ना। जो आपकी अंडवाहिनी रोमाभिकीप है उस पर एक अंगुली नुमा उभार होता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑस्टियम कहते हैं, कि फिम्बरी कहते हैं, या कलिशिका कहते हैं, या स्नायु कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो आपका फिम्बरी होता है या आपका फिम्बरी के संरचना का आकार देख उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आप सबके सामने अंडवाहिनी का कौन सा सिरा है जो गर्भाशय में खुलता है। क्या आपसे पूछा जा रहा है कि अंडवाहिनी का कौन सा सिरा है जो गर्भाशय में खुलता है। रोमाभिकीप खुलता है कि गर्भाशयी नाल, या संकीर्ण पथ, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो आपका संकीर्ण पथ होता है अंडवाहिनी के गर्भाशय सिरा में खुलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 14 आप सबके सामने, एंड्रोमेट्रियम किससे संबंधित है? इसका जवाब आप सब दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि एंड्रोमेट्रियम जो होता है वह किससे संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यूरिन से यूरिन, ऑप्शन नंबर बी वजाइना, ऑप्शन नंबर सी गर्भाशय और ऑप्शन नंबर डी अंडवाहिनी। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है दोस्तों? राइट आंसर आपका हो जाएगा गर्भाशय। जो आपका एंड्रोमेट्रियम होता है वह किससे संबंधित होता है? तो गर्भाशय से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्क्रीन पर आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 15, निषेचन के बाद निषेचित अंडाणु। क्या आपसे पूछा जा रहा है कि निषेचन के बाद निषेचित अंडाणु जाइगोट का विकास कहाँ होता है? जब आपका फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है, फिर अंडाणु जो होता है जाइगोट का विकास कहाँ का होता है? अंडाशय में होता है या गर्भाशय में होता है या अंडवाहिनी में होता है या वजाइना में होता है? तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका जो जाइगोट का निर्माण होता है उस निषेचित होने के बाद वह आपका गर्भाशय में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 16, पूछा जा रहा है कि वजाइना के द्वार पर, क्या आपसे पूछा जा रहा है कि वजाइना के द्वार पर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? क्या वजाइना के द्वार पर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? बल्बो यूरेथ्रिल ग्रंथि पाई जाती है या बर्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है, अंडाशय या भगशिशन? तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है दोस्तों? जो आपके वजाइना होता है, वजाइना के द्वार पर जो आपकी ग्रंथि पाई जाती है उसे बोलते हैं बर्थोलिन ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बर्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 आप सबके सामने, स्तन ग्रंथि में मौजूद दूध नलिका। क्या स्तन ग्रंथि में मौजूद दूध बनाने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? क्या आपसे पूछा जा रहा है कि स्तन ग्रंथि में मौजूद दूध बनाने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर बी स्तन परिवेश, ऑप्शन नंबर सी दुग्ध वाहिनी या दुग्ध नाल। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? जो आपके स्तन ग्रंथियां होती है, क्या स्तन ग्रंथि में जो मौजूद बनाने वाली संरचना, तो इसमें आपको कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाएं क्या होती है? छल्लेनुमा संरचना के आकार की होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो आपके छल्लेनुमा संरचना के आकार की जो कोशिकाएं होती हैं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए दोस्तों। मादा का यौन आरंभ, क्या पूछा जा रहा है कि मादा का जो यौन आरंभ जिसे बोलते हैं प्यूबर्टी स्टेज की सामान्य आयु क्या होती है? 15 वर्ष होता है, 12 वर्ष होता है, 18 वर्ष होता है, 14 वर्ष होता है? इसका जो आयु होता है दोस्तों, इसमें जो पहले जो यह मतलब प्यूबर्टी स्टेज की अवस्था शुरू होती थी 13 वर्ष से शुरू होती थी, 13 वर्ष से देखने की मिलती थी। लेकिन इस समय जो है यह घटकर आपका 12 वर्ष से ही 12 वर्ष से ही शुरू हो रहा है। 12 वर्ष से ही देखने को मिल रहा है, जो कि आपका कम समय ले। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि स्तनधारी ग्रंथि, क्या स्तनधारी मादा में ग्राफियन पुटिका के किस भाग से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है? क्या क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि स्तनधारी मादा में ग्राफियन पुटिका जो होता है किस भाग से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है? एक्सटर्नल थीका से होता है कि इंटरनल थीका से होता है, जोना पेलुसिडा से होता है, कोरोना रेडिएटा से होता है? तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका जो इंटरनल थीका होता है इसमें आपका स्तनधारी मादा का एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इंटरनल थीका ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इंटरनल थीका। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आप सबके सामने कि स्त्रियों में रजस्राव, क्या स्त्रियों में जो रजस्राव का चक्र होता है, चक्र के पूर्ण रूप से बंद हो जाने की अवस्था को क्या कहते हैं? इसमें कह रहा है कि जो आपका स्त्रियों में मतलब फीमेल में रजस्राव का चक्र को पूर्ण रूप से बंद हो जाने की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अंडोत्सर्ग, यौन आरंभ या रजनोवृत्ति या परिपक्वता है? तो इसमें जो आपको
राइट आंसर हो जाएगा रजनोवृत्ति इज द राइट आंसर। जब आपका रजस्राव अवस्था बंद हो जाता है पूर्ण रूप से, तो वहाँ से आपका स्टेज शुरू हो जाता है, इसे बोलते हैं रजनोवृत्ति की अवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 आप सबके सामने कि 28 दिन के मासिक चक्र में अंडोत्सर्ग किस दिन होता है। क्या आपसे पूछा जा रहा है कि 28 दिन में जो आपका मासिक चक्र का पीरियड साइकिल चलता है, वह अंडोत्सर्ग जो प्रक्रिया उसमें होती है किस दिन होता है। पहले दिन होता है कि 5वें दिन होता है कि 14वें दिन होता है या 28वें दिन होता है। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 14वें दिन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप सबके सामने है कि शुक्र जनन जिसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया किन कोशिकाओं में होती है। यदि आपसे पूछा जाए मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया किन कोशिकाओं में होता है। ऑप्शन नंबर ए सर्टोली कोशिकाओं में, ऑप्शन नंबर ए सर्टोली कोशिकाओं में, ऑप्शन नंबर बी जननी उपकला में, ऑप्शन नंबर सी अधिवृषण में और ऑप्शन नंबर डी शुक्र कोशिकाओं में। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो जननी उपकला जो होती है यह आपका स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कोशिकाओं में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आप सबके सामने कि शुक्र जनन की किस अवस्था में प्राथमिक जनन कोशिकाएं बनती हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 23 कि शुक्र जनन की किस अवस्था में प्राथमिक जनन कोशिकाएं बनती हैं। तो गुणन प्रावस्था में बनती हैं कि वृद्धि प्रावस्था में या परिपक्वन प्रावस्था में या शुक्र कायांतरण में बनती हैं। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो आपका इसमें से गुणन प्रावस्था होती है या शुक्र जनन की किस प्राथमिक कोशिकाओं में बनती हैं। क्या गुणन अवस्था जो होती है या आपके प्राथमिक कोशिकाओं में बनती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि शुक्र जनन की वृद्धि की क्या शुक्र जनन की वृद्धि प्रावस्था के दौरान कौन सी कोशिकाएं बनती है। क्या शुक्र जनन की वृद्धि प्रावस्था के दौरान कौन सी कोशिकाएं बनती हैं। प्राथमिक जनन कोशिकाएं बनती हैं कि शुक्राणु जनन बनती हैं कि शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं, द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं बनती हैं। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों। जो आपका मतलब वृद्धि प्रावस्था के दौरान जो आपकी इसमें से कोशिकाएं बनती हैं वह हो जाएंगे शुक्राणु जनक कोशिकाएं। क्या शुक्राणु जनक कोशिकाएं जिसे वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जवाब आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं यह कहाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 1 वृषण में पाई जाती हैं जिसे बोलते हैं टेस्टिस, या यकृत में पाई जाती हैं, लीवर जठर ग्रंथियों में पाई जाती हैं या अंडाशय में पाई जाती हैं। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो आपकी सर्टोली कोशिकाएं होती है वह आपको वृषण में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 वृषण में छोटी छोटी नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका वृषण होता है जो उसमें छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं, छोटी छोटी नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं। तो वृषण या वृषण जालक कहते हैं या संवलित जालक या शुक्रवाहिनी या अधिवृषण के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो आपका जो जाल होता है इसे हम वृषण जालक के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं 27 मनुष्य में अधिवृषण किन भागों से बना होता है। क्या मनुष्य में जो अधिवृषण होता है क्या कह रहा है कि मनुष्य में अधिवृषण किन भागों में बना होता है, किन भागों से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए वृषण जालक से, ऑप्शन नंबर बी कैपट क्या कैपट कार्पस या शुक्रवाहिनी से, ऑप्शन नंबर सी कैपट कार्पस काड़ा और ऑप्शन नंबर डी कैपट काड़ा शुक्रवाहिनी। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो आपका मनुष्य में अधिवृषण किन भागों से बना होता है वह बना होता है कैपट से बना होता है, कार्पस से बना होता है और काड़ा से बना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आप सबके सामने। यदि पुरुष में शुक्र वाहिनियां काट दी जाए। क्या
इसमें पूछा जा रहा है कि यदि पुरुष में ना 28 में कह रहा है कि यदि पुरुष में शुक्र वाहिनियां काट दी जाए तो क्या होगा। वीर्य में शुक्राणु केंद्र विहीन होंगे, वीर्य में शुक्राणु जो होते हैं नहीं होंगे, शुक्र जनन नहीं होगा, कि शुक्राणु अचल होंगे। तो 28 का जवाब आप सब दीजिए दोस्तों। 28 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो आपका स्पर्म होता है स्पर्म में शुक्राणु नहीं होंगे। क्या स्पर्म में शुक्राणु नहीं होंगे यदि आपके पुरुषों को शुक्रवाहिनियों को काट दी जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 आप सबके सामने दोस्तों। 29 क्वेश्चन आप सबके सामने आ गया है कि मानव नर जनन तंत्र की सहायक ग्रंथियां कौन सी है। क्या मानव इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मानव नर जनन तंत्र की सहायक ग्रंथियां कौन सी है। शुक्राशय है कि प्रोस्टेट ग्रंथि है या काउपर ग्रंथि है या ये सभी। तो 29 का जवाब हुआ हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये सभी। हाँ, जो आपको मानव नरतरम सहायक ग्रंथियां होती है शुक्राशय भी उसमें पाया जाता है, प्रोस्टेट ग्रंथि भी, काउपर ग्रंथि भी, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 आप सबके सामने। क्वेश्चन नंबर 30 आप सबके सामने है कि नर में शुक्राणुओं का ऊर्जा प्रदान करने वाली ग्रंथि कौन सी है। क्या नर में शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने वाली ग्रंथि कौन सी है। शुक्राशय है या प्रोस्टेट ग्रंथि है या काउपर ग्रंथि है या थाइमस ग्रंथि है। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो शुक्राशय होता है या शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आप सबके सामने। क्वेश्चन नंबर 31 स्क्रीन पर दोस्तों। वीर क्या जो वजह आपका स्पर्म होता है। क्या जो आपका स्पर्म होता है वह अम्लीय द्रव्य का स्रावण कौन सी ग्रंथि करती है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका स्पर्म होता है स्पर्म जो अम्लीय द्रव्य होता है अम्लीय द्रव्य का स्रावण कौन सी ग्रंथि करती है। शुक्राशय करती है, प्रोस्टेट ग्रंथि करती है, कापर ग्रंथि करती है या मूत्राशय करती है। शुक्राशय हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथि, कापर ग्रंथि और मूत्राशय। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है। राइट आंसर हो जाएगा आपका जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है यह अम्लीय द्रव्य का स्रावण करने में मदद करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 आप सबके सामने। क्वेश्चन नंबर 32 कापर ग्रंथि किसका भाग है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो कापर ग्रंथि होती है किसका भाग है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि जो कापर ग्रंथि होती है किसका भाग है। ऑप्शन नंबर ए है कि मानव के नर जनन तंत्र का भाग, ऑप्शन नंबर बी मानव के मादा जनन तंत्र का भाग, मेढक के नर जनन तंत्र का भाग और खरगोश के मादा जनन तंत्र का भाग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि मानव के नर जनन तंत्र का भाग एक कापर ग्रंथि है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। क्या क्वेश्चन नंबर आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 33 आ गया है कि कापर ग्रंथि जो कापर ग्रंथि होती है उसका अन्य नाम क्या है। हाँ, आपसे पूछा जा रहा है कि जो कापर ग्रंथि होती है कापर ग्रंथि का अन्य नाम क्या है। कि बर्थोलिन ग्रंथि है या श्लेष्म ग्रंथि है या बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि है या प्रोस्टेट ग्रंथि है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि जो होता है कापर ग्रंथि का दूसरा नाम है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी को हम बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि को बोलते हैं कापर ग्रंथि के नाम से, कापर ग्रंथि कापर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आप सबके सामने। यदि कापर ग्रंथि को हटा दिया जाए तो क्या प्रभावित होगा। इसमें कह रहा है कि यदि हम कापर ग्रंथि जो होती है उसे हटा दिया जाए तो क्या प्रभावित होगा।
शिशन का उत्थान, शुक्राणु जनन व्यवहार या वृषण। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। यदि कापा ग्रंथि को हटा दी जाए तो आपका जो स्पर्म होता है, स्पर्म को बेहद ही महान नुकसान होने का कार्य है ना, शुक्राणु से ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अब बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 कि जो आपका स्पर्म होता है, स्पर्म का तरल भाग शुक्रीय द्रव किन किन से मिलकर बना होता है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि वे जो आपका वह स्पर्म होता है, स्पर्म का तरल भाग शुक्रीय द्रव किन किन से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर है शुक्राशय से, प्रोस्टेट ग्रंथि से, या मूत्र मार्ग से, या बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि से। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, जो कि है दूसरा है, मतलब प्रोस्टेट ग्रंथि, तीसरा है मूत्र मार्ग, चौथा है बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। जो यह तीनों जो होता है वे तरल भाग से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं तो